Hi students, this is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो आप ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको ये कंटेंट, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजों का यूटिलाइज हो रहा है। तो आपको जो मुफ्त में वीडियो मिल रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगी हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपको यूजफुल हो रहा है तो इसको आप डोनेट करें। देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट 200 रुपीज दैट यू हैव टू डोनेट, और ये आप डोनेट करोगे तो आपके जैसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो फ्री में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये इनिशिएटिव के चलने के लिए ये जो डोनेशंस आते रहे ना वो बहुत जरूरी है। सो दैट आई विल लेफ्ट ऑन यू। आप सब जानते हो, आप स्मार्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल का रोल क्या रहता है और क्वेश्चन है व्हाई 20 डिग्री प्रेशर एंगल इज बेटर देन 14.5। तो अब यहां पे देखिए, ये आपको पूरी गियर सिस्टम यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये बड़ा वाला जो है उसको मैं गियर बोलूंगा, छोटा वाला गियर है उसको पिनियन बोलूंगा। है दोनों गियर ही, पर बड़ा साइज का होता है उसको हम गियर बोलते हैं, छोटी साइज का होता है उसको हम पिनियन बोलते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ ड्राइवर जो है वो गियर है एंड ड्रिवन है वो पिनियन है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये बड़ा वाला गियर है, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो पिनियन है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट, तो ये पिच पॉइंट है दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड पिंच पॉइंट। अब मैंने आपको बोला था कि फोर्स कहां पे लगता है, तो फोर्स जो आपका लगता है वो अलोंग द पिंच पॉइंट लगता है। तो आप एक चीज देखो, यहां पे मैंने यहां पे फोर्स बताया हुआ है, देखो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये पिंच पॉइंट है तो उसका कॉमन टेंजेंट अब इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट वी हैव ड्रॉन दिस कॉमन टेंजेंट। सो दिस इज कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पिंच पॉइंट, सो इट विल बी लाइक दिस। अब हम फोर्स किस तरीके से लगा, तो ये गियर कुछ इस तरीके, ये बड़ा वाला गियर है, ये छोटा वाला पिनियन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो गियर पिनियन को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तभी जाके तो पिनियन इस तरीके से घूमेगा इस डायरेक्शन में। समझो, एक गियर है इस तरीके से, एक गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, पिनियन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पिनियन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो गियर इस तरीके से फोर्स लगेगा। सो इट विल बी लाइक दिस। यहां पे देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, सो इस तरीके से फोर्स लगाएगा। यू कैन सी दैट from here to here up to here, so you can see that. So gear is acting the force on the pinion. So ये गियर जो पिनियन के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो है इस तरीके से। उसी तरह मैंने आपको बोला था कि every action has a equal and opposite reaction, तो उसी तरीके से पिनियन भी गियर के ऊपर फोर्स लगाया पर वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरीके से लाइक दिस। सो आप देख रहे हो ये इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लग रहा है लाइक दिस, ये जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है? गियर पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? पिनियन लगा रहा है, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा। और ये जो फोर्स लगता है ना वो अलोंग, ये जो पिच पॉइंट से ही पास होता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा, इसको कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। क्यों कॉमन नॉर्मल बोलते हैं? आप देखिए कि ये जो चीज है, ये जो फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो ये देखो सेंटर से ये जो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो इसके नॉर्मल होता है ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये जो गियर है उसका सेंटर से मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं तो इसके भी नॉर्मल होगा। उसी तरीके से ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर में से मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं तो इसको भी नॉर्मल होगा। सो इट विल बी कॉमन नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। सो इसको आप कॉमन नॉर्मल भी कहीं जगह पे आप किताब पे पढ़ोगे, और या इसको मैं बोलता हूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो है वो टेंजेंट है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और यू कैन से कॉमन नॉर्मल। तो ये टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर एंगल। सो इसको हम प्रेशर एंगल बोलेंगे, यस और नो? यस, दिस इज द प्रेशर एंगल। सो ये हमें इतना पता था। अब इसको मैं थोड़ा और डीप में ले जाता हूं। चलो, तो अगर ये जो फोर्स लग रहा है, ये आप देख रहे हो, ये गियर जो पिनियन के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसका मैं कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट के अंदर। तो यही फोर्स को मैं इस तरीके से लगा सकता हूं। देखो, ये इनपुट गियर अप्लाइंग फोर्स ऑन आउटपुट गियर। आउटपुट गियर यानी पिनियन। आउटपुट गियर इज नथिंग बट अ पिनियन, एंड इनपुट गियर यानी ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्राइवर गियर है वो पिनियन के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा। तो मैंने आपको यहां पे ही बताया, तो ये इस तरीके से देखिए, तो ये ड्राइवर गियर है वो पिनियन पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाने वाला है, लाइक दिस। तो अब ये जो कंपोनेंट है इस तरीके से मैं इसको आगे और भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो इस तरीके से इसका एक रेडियल कंपोनेंट लगेगा, इस फोर्स का जो कहां पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ
पिनियन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पिनियन, इस तरीके से रेडियल फोर्स लगेगा। और एक लगेगा टेंजेंशियल फोर्स लाइक दिस, ये जो पिच पॉइंट है उसके टेंजेंशियल होगा, सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो गियर है वो पिनियन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो कुछ इस तरीके से है। तो इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक होगा रेडियल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पिनियन लगेगा, और एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, वो टेंजेंट होगा टुवर्ड्स पिच पॉइंट से निकलेगा और टेंजेंशियली होगा, ठीक है, टू द सर्कल। सो इस तरीके से तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। सो हमने फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक है। और ये अपना प्रेशर एंगल है अल्फा। सो कैन आई राइट दिस एफ आर, सो एफ आर इज इक्वल टू ये अल्फा का सामने, क्योंकि यही सेम चीज ये सामने आएगा, तो आई कैन राइट कि एफ आर इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। उसी तरीके से ये एफ टी यहां पे, तो अल्फा का पास वाला यानी एफ टी इक्वल टू एफ कोस अल्फा। सो कैन आई राइट एफ आर इक्वल टू एफ साइन अल्फा एंड एफ टी इक्वल टू एफ कोस अल्फा। अगेन ये एफ आर है, उसको मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं इसी तरीके से, तो अल्फा के सामने वाला इसलिए एफ साइन अल्फा, एफ आर इक्वल टू एंड एफ टी, तो अल्फा के पास वाला एंगल, सो आई कैन राइट एफ टी इक्वल टू एफ कोस अल्फा। इस तरीके से लग रहा हूं। अब मैं इस तरीके से क्यों, इस फोर्स सिस्टम को ध्यान से देखना, इसको मैंने क्यों इस तरीके से किया। अभी जिस लोगों को नहीं पता चला है वो क्या करे, वीडियो को पॉज करें, अगेन रिवाइंड करें, जहां से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आपको वीडियो को पॉज कर देना है, ठीक है, और इसको रिवाइंड करना है। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए कि ये जो पिनियन है अब वो घूमने वाला है, ठीक है, हमें पता है गियर कौन सी डायरेक्शन में घूमता था, क्लॉकवाइज, तो पिनियन कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पिनियन कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। तो मुझे आप ये बताइए कि पिनियन की ये जो मोशन हो रही है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, रेडियल कंपोनेंट पिनियन की मोशन करवा रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट पिनियन की मोशन कर रहा है। पिनियन गोल 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 घूम रहा है, उसके लिए ये रेडियल कंपोनेंट जिम्मेदार है या टेंजेंशियल, सोचो सोचो। तो आप बोलोगे टेंजेंशियल, यस यू आर राइट। क्यों, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट तो क्या है, ये पिनियन है, रेडियल कंपोनेंट तो पिनियन के सेंटर पे लगता है, तो वो तो क्या करता है, पिनियन, ये गियर है, ये पिनियन है, अब रेडियल फोर्स है वो तो पिनियन के सेंटर पे लगता है, तो वो तो क्या करता है, गियर और पिनियन को सेपरेट करने का काम करता है। बट जो पिनियन का मोशन हो रहा है, तो पिनियन को मोशन कर रहा है तो इस तरीके से ऊपर डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी जाके पिनियन घूमेगा। इस तरीके से पिनियन घूम रहा है तो इस तरीके से कोई फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, वही तो पिनियन को घुमा रहा है। तो इसमें पिनियन की घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, उसकी वजह से ही पिनियन घूमता है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन of pinion, not radial, because radial force is acting towards the center of pinion। तो पिनियन घूमेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए जिम्मेदार होगा टेंजेंशियल फोर्स। गॉट इट। सो टेंजेंशियल फोर्स इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ कि अगर हमें रोटेशन करवाना है तो टेंजेंशियल फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमें मोशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमें टॉर्क ट्रांसमिट करवाना है, पावर ट्रांसमिट करवाना है, उसके लिए पिनियन घूमना चाहिए। तो वो कौन जिम्मेदार है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जिम्मेदार। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना हमको फायदा मिलेगा। तो अब इस ध्यान से देखो इस इक्वेशंस को, एफ आर इक्वल टू एफ साइन अल्फा एंड एफ टी इक्वल टू एफ कोस अल्फा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमको फायदा होगा या अल्फा की वैल्यू कम होगी तो हमें फायदा होगा। तो एक चीज यहां पे देखो, अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो घुमाता है, तो आप देखो कोस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कम होती है, तो जब जीरो होगा तब कोस जीरो इक्वल टू 1 होता है। तो जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो एफ टी कितना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा की वैल्यू जैसे जितनी कम होगी उतना टेंजेंशियल फोर्स बड़ा होगा, पर उसके लिए रेडियल के लिए क्या होगा, तो रेडियल में देखो अल्फा की वैल्यू कम करोगे तो रेडियल का फोर्स कम होता जाएगा। वैसे भी रेडियल फोर्स की हमें जरूरत है ही नहीं, हमें टेंजेंशियल ही है, तो हमें अल्फा जैसे कम करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा मिलेगा। सो अल्फा कम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर अल्फा जीरो भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि टूथ की कुछ साइज तो रखनी है। सो अल्फा इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, पर अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए, हमें पता चला क्यों, क्योंकि एफ टी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। उसी तरीके से तो यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू अगर मैं कम करूं तो टेंजेंशियल फोर्स हमें ज्यादा मिलता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और रेडियल फोर्स तो कम ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा करो तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू ज्यादा करो यानी अल्फा 90 करो, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा। तो टेंजेंशियल कम हो रहा है, अल्फा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, पर वो हमें तो क्या चाहिए, एफ टी की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो अल्फा अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो एफ टी कम हो जाएगा, जो हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। हालांकि रेडियल फोर्स बढ़ जाएगा, पर रेडियल फोर्स का तो हमें कोई जरूरत है, क्योंकि रेडियल फोर्स जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, गियर और पिन को सेपरेट करेगा, वो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है तो ये दोनों को सेपरेट करेगा। हमें तो मोशन, हमें तो टॉर्क, हमें तो पावर ट्रांसमिट करो, इसके लिए हमें कौन सा जिम्मेदार है,
टॉर्क जिम्मेदार है, तो एफटी कंपोनेंट जिम्मेदार। तो अल्फा कम करते हैं तो तभी एफटी बढ़ता है, तो अल्फा कम होना जरूरी है, पर कितना? तो हमारे पास दो चीजें, मैंने बोला कि दो एंगल है वो ज्यादा चलते हैं, एक की है 4.5 डिग्री और 20 डिग्री। तो अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो बोला अल्फा कम है तो फायदेमंद रहेगा, तो सर 14.5 इज बेटर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट बच्चा। क्यों? तो अब दूसरी एक चीज सुनो कि अल्फा की वैल्यू तुम कम करते हो तो जो गियर का टूथ होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कम करोगे तो एफटी तो बढ़ेगा बट स्ट्रेंथ उसकी गियर टूथ की कम हो जाएगी, और उसकी गियर स्ट्रेंथ टूथ की अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका फेल्योर भी हो सकता है। तो अब दिक्कत आ गई कि अल्फा कम करो तो एफटी ज्यादा, लेकिन अल्फा कम करो तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम। तो अब ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू रखो। तो आप देखो ये दोनों चीजें वो ऑप्टिमाइज है, आप 14.5 रखो और 20 डिग्री रखो। तो अब हमें पता है कि ये दोनों हम रख सकते हैं, तो हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू कम करूंगा तो एफटी ज्यादा मिलेगा, पर गियर टूथ का स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगा, इसलिए मैं क्या चूज करूंगा, दो चीज अच्छी है 14.5 और 20, तो ये दोनों हमारे लिए अच्छी है, तो हम क्या करेंगे 20 डिग्री चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 14.5 एंड 20 डिग्री में से अल्फा की वैल्यू अगर 20 डिग्री हम लेंगे तो गियर टूथ का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कैसे? आप देखो मैं इसको समझाता हूं। ये 14.5 डिग्री वाला आप गियर टूथ देखो एंड 20.5 डिग्री वाला आप गियर टूथ देखो, तो क्या फर्क है? तो एज आप यहां पे देखो, एज प्रेशर एंगल इंक्रीजेस टूथ बिकम्स स्लाइटली ब्रॉडर एट द रूट यानी बॉटम के साइड से वो थोड़े ब्रॉडर हो जाते हैं, विच मेक्स द टूथ स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीजिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इससे फेल्योर नहीं होगा, तो ये उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। तो आप यहां पे देखो, मैं कलर चेंज करता हूं, ये 14.5 डिग्री में इतनी रूट के पास इतना ब्रॉडर है और 20 डिग्री में वो देखो वो ज्यादा हो जाता है, दिख रहा है आपको? सो जैसा प्रेशर एंगल बढ़ाओगे तो इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है यानी रूट वाला पोर्शन वो थोड़ा ब्रॉडर होगा, तो उससे क्या होगा कि इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई 20 डिग्री इज बेटर। ठीक है, हमारे पास दोनों चीजें, दोनों एंगल अच्छे हैं, 14.5 20, पर फिर उसमें से हम क्या करेंगे 20 को चूज करेंगे जस्ट बिकॉज कि हाँ वो सही है कि अगर एंगल कम लेंगे तो एफटी कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा, पर फिर तो वो उसका स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगा ना, इसीलिए वी चूज आउट ऑफ 14.5 एंड 20 बिकॉज इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, एज अल्फा इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई। सो अब समझ आ गया, सो दैट इज व्हाई 20 डिग्री प्रेशर एंगल इज बेटर देन 14.5। हम देखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ गियर टूथ। अब ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ गियर टूथ क्या होता है? तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिख रही होगी, 14.5 डिग्री वाली प्रोफाइल है, 20 डिग्री वाली प्रोफाइल है, 20 डिग्री स्टब टूथ वाली प्रोफाइल। तो इस तरीके से आपको सभी के सभी देखो ऐसे लीनियर गियर दिख रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले, तो इसको बोलते हैं बेसिक रेक फॉर स्टैंडर्ड गियर सिस्टम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये रेक क्या होता है, बेसिक रेक क्या होता है? तो एक गियर है जिसका डायमीटर इनफाइनाइट है, तब गियर क्या होता है, सर्कल होता है। अब सर्कल का डायमीटर इनफाइनाइट यानी वो क्या हो जाएगी, एक लाइन। तो उसी तरीके से एक गियर जो इसका डायमीटर इनफाइनाइट है तो वो गियर क्या हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट गियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेट गियर है, देखो दिस आर ऑल आर दी स्ट्रेट गियर और यू कैन से लीनियर गियर, सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेक। तो बेसिकली तीन टाइप की गियर टूथ सिस्टम होती है, एक होता है 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, फिर होता है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, और फिर होता है 20 डिग्री स्टब टूथ इनवॉल्यूट सिस्टम। अब बोलोगे सर इनवॉल्यूट क्या है? देखो गियर के जो टूथ होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल वाले यानी वो इनवॉल्यूट से बनते हैं। अब इनवॉल्यूट क्या होता है? तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़े हुए हो कि इनवॉल्यूट क्या होता है कि कोई भी सर्कल है उसके ऊपर डोरी लपेटी हुई है, तो उस डोरी को जब आप निकालोगे तो जिस तरीके का वो एक पैटर्न बनेगा उसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूट। अब मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर भी आपको मैं बताने वाला हूं कि इनवॉल्यूट यानी इसके जो गियर टूथ होते हैं वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल टाइप होते हैं, तो इनवॉल्यूट से बनते हैं, सो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूट। और दूसरा होता है साइक्लोडियल गियर टूथ भी आते हैं, तो उसमें क्या आता है वो साइक्लोडियल पैटर्न से बनते हैं। तो आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर साइक्लोड बनाया होगा तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, अभी मैं उसमें नहीं जाता हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये इनवॉल्यूट यानी वो टूथ प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो टूथ प्रोफाइल होगी वो इनवॉल्यूट सिस्टम से बनी होगी, सो इसके लिए हम इसको इनवॉल्यूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे कि हम कोई सर्कल है उसके ऊपर डोरी लपेटी हुई है, तो एक बार कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, जैसे हम उसको अनवाइंड करेंगे। अब आप क्या करो कि फिर से सर्कल के ऊपर आपने डोरी लपेटी हुई वैसे एज्यूम करो, पर अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में डोरी को निकालो, अनवाइंड करो, तो कुछ इस तरीके से अनवाइंड होगी। तो ये जो बना ये प्रोफाइल बना, ये गियर का टूथ बना,
इस तरीके से, लाइक दैट। सो इस तरीके से ये गियर का टूथ बनता है। अब ये निकाल दो, ये निकाल दो, इस तरीके से। सो समथिंग लाइक दैट। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए, इसको भी रिलेट मत करना। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके से एक इनवॉल्यूट बनता होगा और दूसरा कुछ इस तरीके से इनवॉल्यूट बनता होगा, लाइक दिस। तो ये कुछ आपका गियर टूथ इस तरीके से बनता होगा, लाइक दिस। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। सो इट विल बी लाइक दिस। पर ये आपके काम का नहीं है। तो इनवॉल्यूट सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं इसको डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। सो आई विल जस्ट रिमेन इट कि अब मेरे कोई काम का नहीं है। तो गियर है उसका, वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल, इनवॉल्यूट सिस्टम से वो बना होता है उसका टूथ। तो इसको हम इनवॉल्यूट बोलते हैं। तो हम तीन टाइप के आते हैं। एक होता है 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, एक होता है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, और एक होता है 20 डिग्री स्टब टूथ इनवॉल्यूट सिस्टम। तो ये आपको बताया हुआ है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप देखो यहाँ पे प्रेशर एंगल दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज के लिए बता रहा हूं, देखो ये टेंजेंट है पिच पॉइंट पे, ये कॉमन टेंजेंट। तो ये देखो, तो यहाँ पे प्रेशर एंगल 14.5 है और ये 20 डिग्री वाला देखो, ये 20 डिग्री प्रेशर एंगल। अब देखो मैंने अभी बताया कि जैसे आप प्रेशर एंगल बढ़ाओगे तो ये ब्रोडल वाला पोर्शन है जो बॉटम पे ब्रोडर, ये रूट वाला पोर्शन है बॉटम वाला, ये और ब्रोडर हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट आप यहां से और यहां से समझ सकते हो। जैसे आप प्रेशर एंगल बढ़ाओगे तो जो बॉटम वाला गियर टूथ का जो बॉटम वाला पार्ट है वो ब्रोडर होता जाएगा। तो उससे जो गियर टूथ है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें दिखा रखी है। मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्टब टूथ क्या होता है, देखो ये यहाँ पे देखो, ये एडेंडम है, ये आप देख रहे हो, ये पिच सर्कल वाला पार्ट, ये जो दिख रहे हो वो, तो ये पिच सर्कल ऊपर वाला पार्ट, ये एडेंडम, नीचे वाला डिडेंडम। यहाँ पे एडेंडम एम है, एम यानी मॉड्यूल, जो भी आपने मॉड्यूल रखा है वो, तो ये मॉड्यूल के बराबर है, और डिडेंडम है 1.157 इंटू मॉड्यूल है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 20 डिग्री फुल में क्या है, एडेंडम एम है और डिडेंडम कितना है 1.25 इंटू मॉड्यूल है। और यहाँ पे स्टब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम था, यहाँ पे एम था, यहाँ पे हमने एडेंडम घटा के कितना कर दिया 0.8 इंटू मॉड्यूल कर दिया। तो ये स्टब इसलिए बोलते हैं कि यहाँ की एडेंडम का साइज हम कम कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 20 डिग्री स्टब टूथ इनवॉल्यूट सिस्टम। तो इतना आपको जाना नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए, थोड़ा बताने के लिए चीज लिया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉड्यूल, तो मैंने आपको बोला था मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिच सर्कल अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन दी गियर। तो मॉड्यूल क्या होता है, आप देखो, ये अगर मॉड्यूल 2 रहेगा तो आप गियर टूथ की साइज देखो इस तरीके से। अब मॉड्यूल 3 करेगा तो गियर टूथ की साइज देखो, फिर मॉड्यूल 4 लेता हूं तो गियर टूथ की साइज देखो, मॉड्यूल 5 लेता हूं तो गियर टूथ की साइज। आपको कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जैसे हम मॉड्यूल बढ़ा रहे हैं वैसे ही गियर टूथ की साइज बढ़ रही है। सो मॉड्यूल क्या है, सो मॉड्यूल इज द इंडेक्स ऑफ द साइज ऑफ गियर टूथ, यानी जिससे जितना मॉड्यूल ज्यादा करोगे, इंक्रीज करोगे, उतना ही गियर टूथ का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको पता चल जाना है कि जैसे मॉड्यूल बढ़ाऊंगा उससे गियर टूथ का साइज बढ़ जाएगा। जैसे ये दो वाले का गियर टूथ का साइज देखो, 3 वाले को देखो, 4 वाले को देखो, 5 वाले को देखो, एज एम इज इंक्रीजिंग उसी तरीके से साइज ऑफ गियर टूथ भी इंक्रीज हो जाएगा। सो मॉड्यूल इज नथिंग बट इट इज शोइंग द साइज ऑफ द गियर। जैसे ही एम का वैल्यू बढ़ेगा वैसे ही साइज ऑफ गियर टूथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, एक टेबल है, देखो अगर आपके पास मॉड्यूल और प्रेशर एंगल ये दोनों चीज हो तो आप कोई भी गियर डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कुछ मॉड्यूल की वैल्यू है, जैसे कि m इक्वल्स टू 2 और प्रेशर एंगल मेरे पास 20 डिग्री है। तो अगर मेरे पास मॉड्यूल है और प्रेशर एंगल है तो देखो फिर रिडंडम में डिजाइन कर दूंगा 1.25 इंटू मॉड्यूल, सो लेट्स से मॉड्यूल इक्वल टू 1.25 इंटू 2 कर दो। उसी तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगा, डिडेंडम मिल जाएगा, एडेंडम m जितना है, डिडेंडम कितना है 1.25 m जितना। तो आपके पास अगर प्रेशर एंगल हो और मॉड्यूल हो तो आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। एडेंडम कितना रखना है तो कि m के जितना, डिडेंडम 1.25 m, क्लियरेंस इतना, वर्किंग डेप्थ 2 इंटू मॉड्यूल, फिर होल डेप्थ 2.25 इंटू मॉड्यूल, टूथ थिकनेस 1.57 इंटू मॉड्यूल। सो इसी तरीके से देखो आप अलग अलग सिस्टम के लिए देख रखा है। तो आप कोई भी गियर अगर आपको डिजाइन करना है तो अगर आपके पास 2 इनपुट हो, एक मॉड्यूल कितना है और एक उसका प्रेशर एंगल कितना है, तो आप पूरा का पूरा जो गियर है उसका डिजाइनिंग कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट आई want to show you, so that is why you can see that we can design the gear tooth for a given pressure angle and module। तो प्रेशर एंगल मॉड्यूल हो तो हम पूरा का पूरा गियर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जस्ट और जस्ट आपके नॉलेज के लिए था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।